तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान विषय बोलते हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, दो ध्रुवीयता का अंत, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सिलेबस आया 2023-24 के अकॉर्डिंग, ये जो चैप्टर नंबर 1 हो गया, दो ध्रुवीयता का अंत, इसको हम लोग समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पहले ये चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो होता था आपका कोल्ड वॉर एरा, यानी कि शीत युद्ध का दौर हुआ करता था, लेकिन वो चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका है और ये वाला जो चैप्टर है इसको चैप्टर नंबर 1 बना दिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और एनिमेटेड जो है सो कि ये वीडियो होने वाला है, काफी एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके पेपरों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। क्योंकि पहला चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहां मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। ये जैसे इंस्टाग्राम पे जाकर के आप सर्च करेंगे, मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरा चेहरा भी आप देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझे वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स, सर्कुलर वगैरह हम आपको वहां पर सेंड करते रहते हैं। जो चीजें इंस्टेंटली यूट्यूब पे अवेलेबल करवाना संभव नहीं हो पाता है वीडियो बना करके, हम आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल में जो है सो कि अपलोड कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, जिससे कि इजीली आप वहां से एक्सेस कर सके, ठीक है। नोट्स वगैरह भी हम आपको वहां पर भेजते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा क्लास 12 का जो टेलीग्राम चैनल है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए हम अपना चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर को समझने से पहले ये देख लीजिए कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या महत्वपूर्ण टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। टच करने वाले मतलब कि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे बर्लिन का दीवार क्या है, ठीक है, कैसे ये गिरा, कितने समय तक ये जो है कि बर्लिन का दीवार जो था वो खड़ा रहा। फिर हम लोग सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम देखने को मिला, शॉक थेरेपी क्या था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो सोवियत संघ का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, ये सोवियत संघ अस्तित्व में कैसे आया, ठीक है। अस्तित्व मतलब जैसे कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, हमारा देश प्रॉपर इंडिया बना। उससे पहले ब्रिटिश इंडिया कहते थे, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का गुलाम इंडिया इस तरह से कहते थे। लेकिन 1947 में जब हमें ऑफिशियली आजादी मिल गई, उसके बाद हम लोग भारत यानी कि अपना प्यारा इंडिया कहने लगे, है ना। तो उसी प्रकार से पहले ये जो सोवियत संघ आप पढ़ेंगे अभी चैप्टर में, वो नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये बात है 1914 से 1918 तक की, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिला हम लोगों को, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला। जब पहला विश्व युद्ध हो गया, कब खत्म हुआ था हमारा, 1918 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शुरू कब हुआ था, 1914 में, ठीक है। तो 1918 में जब ये खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं उसी टाइम के आसपास हमें सोवियत संघ का जन्म देखने को मिला, एक तरह से अस्तित्व में आया सोवियत संघ। 1917 में यहाँ पर अस्तित्व में आ गया था, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिला। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था भैया, तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939, यानी कि 1939 से लेकर के 1945 तक, इतने टाइम तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था हमारा। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो उसके बाद हमें यहाँ पर ये प्रथम लिखा हुआ है, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध आएगा, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध ये हमारा चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हो गया, 1948 में। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, क्योंकि भैया देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। जैसे आप एक माला देखेंगे, मोतियों की माला एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, तो कई सारी मोतियों को इस तरह से इकट्ठा करके उनको गढ़ करके एक मोती की माला बनती है। तो उसी प्रकार से ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। एक टॉपिक भी अगर आप मिस करेंगे तो आगे वाला जो टॉपिक है आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सभी टॉपिक जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो कि चैप्टर 1 से भी मैं कुछ अंश ले रखा हूँ, यानी कि शीत युद्ध वाला चैप्टर तो वैसे आपका डिलीट है, लेकिन उसमें से भी थोड़ी बहुत मैंने चीजें ले रखी है, जिससे कि आपको समझ में आए ये वाला चैप्टर, क्योंकि पिछले चैप्टर से लिंक है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा कब खत्म हो गया, 1945 में। तो दो विश्व युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो हमारा जो पूरा का पूरा दुनिया था,
पूरा जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बट गया। ऐसे नहीं कि टुकड़े कर दिए भैया, दो हिस्सों में बांट दिया हमने, ऐसा नहीं था। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बट गया, क्योंकि उस टाइम पे दो शक्तियां, दो सुपर पावर हमें देखने को मिला। एक तो था आपका अमेरिका और एक था भैया सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ के बारे में अभी बात करूंगा और अमेरिका के बारे में बात करूंगा। देखिए, इनके फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो सोवियत संघ है हमारा, उसके बारे में पहले आप यहाँ पर देखिए। सोवियत संघ को क्या बोलते हैं हम लोग? यूएसएसआर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, जिसको आप सोवियत संघ भी बोल देते हैं। ठीक है, और सोवियत संघ किस विचारधारा को मानता था? तो ये समाजवादी विचारधारा को मानता था। ठीक है, समाजवादी विचारधारा के अंदर यही होता है कि पूरे समाज का इसके अंदर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास ज्यादा पावर होता है। ठीक है, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया जाता है। जैसे हमारा इंडिया भी था 1991 से पहले। ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन जब हुआ हमारा 1991 में, उससे पहले हमारा भारत भी कुछ इस टाइप का हुआ करता था, और डिटेल में भी अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले बेसिक बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, तो यूएसएसआर हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक नंबर में आ जाता है फुल फॉर्म। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ। ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप सोवियत संघ भी कह सकते हैं। और ये किस विचारधारा को फॉलो करता था? समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता था। ठीक है, और दूसरा जो हमारा शक्तिशाली देश था या कह लीजिए सुपर पावर था, वो था यूएसए, जो आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में आप लोग, आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में तो मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदी में होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये किस विचारधारा, किस आइडियोलॉजी को मानता है? तो वो मानता है भैया पूंजीवादी। ठीक है, तो ये पूंजीवादी या कह लीजिए पूंजीवाद कह लीजिए, इस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा को मानता है। अमेरिका का कहना है ना भैया कि देखो, वो सब छोड़ो कि हाँ समाज का भला करेंगे, ये सब भला करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करो, यानी कि जो पावर है वो निजी हाथों हाथों में रखो। जो जैसे कि हमारे उद्योग वगैरह है, जो कंपनी वगैरह है, उनका ओनरशिप जो है ना निजी हाथों में रखो, जिससे कि देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सोवियत संघ बिल्कुल इससे उल्टा कहता था। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेसिक बातें रही। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए ना कि वर्ल्ड मैप में या पूरा धरती पर अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, तो सोवियत संघ आपको कहाँ देखने को मिलेगा और अमेरिका कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आप देखेंगे, ये मैंने जूम कर लिया, ये इंडिया पे आ गए हम लोग, हमारा प्यारा भारत इंडिया या प्यारा देश कह लीजिए। अब मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की ओर ले चलता हूँ, जो कि सुपर पावर है, आज भी है और उस टाइम पे भी था। ठीक है, आज तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत तगड़ा था। तो ये अमेरिका है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धरती पर अमेरिका कुछ यहाँ देखने को मिलेगा आपको। और दूसरा मैंने आपको बताया यूएसएसआर, जो आज के टाइम पे तो रूस है, क्योंकि वो टूट गया है। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि यूएसएसआर कहाँ एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। ठीक है, एक बारी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, फिर मैं आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैं रशिया की तरफ जूम करता हूँ, और ये आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा रशिया। ठीक है, ये रूस आप देख रहे हैं ना, ये वाला। तो ये आज के टाइम पे इतना बड़ा रशिया है, लेकिन इधर के सारे जो देश देखेंगे ना आप, ये सारे देश, ये देख रहे हैं, ये सारे देश इधर के, कजाकिस्तान इधर, ये सारे देश मिला करके। ठीक है, तो ये सब मिला करके उस टाइम पे यूएसएसआर बनता था। ठीक है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। तो एक अमेरिका हमारा सुपर पावर था उस टाइम पे, 1991 से पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा था भैया हमारा यहाँ पर रशिया। ठीक है, रशिया आज के टाइम पे रशिया है, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। ये देख सकते हैं पुतिन जी है हमारे, है उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को समझ लीजिए। देखिए, ये टाइम था हमारा 1945 का। कौन सा टाइम था? 1945 का। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इसके बाद दो महाशक्तियां या कह लीजिए दो सुपर पावर हमें देखने को मिला, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, अब ये दो शक्तियां देखने को मिली। इसके इन दोनों के बीच में ना बहुत लंबे समय तक शीत युद्ध चला। क्या चला भैया? शीत युद्ध। आपने नाम सुना होगा शीत युद्ध का। शीत युद्ध को इंग्लिश में कोल्ड वॉर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोल्ड वॉर। अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है? इसको तो आपने युद्ध के बारे में तो सुना होगा कि युद्ध जो होता है उसमें एकदम गोला बारूद चलता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि हाँ भैया बिल्कुल इधर से आ गया, ये देश हमला कर रहा है, वो देश हमला कर रहा है। अभी करंट का एग्जांपल ले लीजिए ना, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, एक युद्ध तो हम लोग अपना जीते जी देख रहे हैं।
ठीक है, टीवी वगैरह पे, असली में तो जाके नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ देख रहे वहां। और युद्ध बहुत बेकार चीज होता है यार, नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध में ये होता है ना कि डायरेक्टली देश नहीं लड़ते हैं, क्योंकि देखो भाई, यूएसए भी एक सुपर पावर था और यूएसएसआर भी एक सुपर पावर था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दोनों अगर डायरेक्टली लड़ते ना भैया, तो बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश थे, दोनों के पास परमाणु बम था उस टाइम पे, और दोनों अगर लड़ने लग जाते तो बहुत दिक्कत हो जाता। इसलिए डायरेक्टली ये लोग नहीं लड़े, ये लोग लड़े कि भैया मैं तेरे से आगे निकल करके दिखाऊंगा चीजों में, तो मैं तेरे से आगे निकल करके दिखाऊंगा। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि पहले यूएसएसआर ने, यानी कि सोवियत संघ ने क्या किया, अंतरिक्ष में ना एक इस तरह से कुछ भेजा, ऑब्जेक्ट भेजा, ठीक है, जो अमेरिका के ना ऊपर आकर के मंडराने लग गया। और कोई ऑब्जेक्ट था जो अंतरिक्ष में भेजा था यूएसएसआर ने, तो अमेरिका ने देखा, अरे सोवियत संघ तो बहुत आगे निकल गया भैया, ये देखो ये अंतरिक्ष में चीजों को लॉन्च कर रहा है, और हम लोग देखो ये जमीने पे लड़ रहे हैं इनसे, चलो हम भी इनसे आगे निकल करके दिखाएंगे। और ये इसी होड़ में क्या हुआ कि अपोलो 11 हुआ, और अपोलो 11 जो हुआ था हमारा यहाँ पर, इसमें अमेरिका ने क्या किया था, यहाँ पर जो लोगों को चांद पर भेजा था, और पहली बार लोगों ने, यानी कि इंसानों ने चांद पर कदम रखा था। ठीक है, तो जो आज के टाइम पे आप सुनते हैं ना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे, उनका पहला कदम पड़ा था, वो क्यों पड़ा था, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे हर क्षेत्र में। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, यानी कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो आपका रक्त रंजित होता है। इसमें क्या होता है, वास्तविकता में कोई लड़ाई तो होता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में आगे निकलने की लड़ाई होती है। ठीक है, तो यही शीत युद्ध होता है। वैसे इसका डेफिनेशन तो कुछ अलग होता है, लेकिन आपका सिलेबस में नहीं है, तो आप इतना समझ के चलिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब जब दोनों देशों के बीच में जो है शीत युद्ध चल रहा था, बहुत लंबे समय तक चला हमारा शीत युद्ध, और ये शीत युद्ध खत्म कब हुआ, 1991 के अंदर। ठीक है, जब हमारा यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। अब अमेरिका तो एक अमेरिका था भैया, लेकिन जो आपका सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था। ठीक है, जैसे आज हमारा देश जो भारत देश है, वो कितने राज्यों से मिलकर के बना है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, जो 1991 के अंदर कोलैप्स कर गया, टूट गया अलग अलग देशों के अंदर। ठीक है, इतना बेसिक बेसिक चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे बर्लिन की दीवार के बारे में। ठीक है, जैसे घर का दीवार होता है ना, कि इस तरह से घर का दीवार खड़ा कर दिया घर बनाने के लिए, तो उसी प्रकार से बर्लिन की दीवार थी। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यूएसए था, ठीक है, यूएसए। अब यूएसए की जो विचारधारा थी, मैं यूएसओ बोल गया यूएफओ भी बोल देंगे तो एलियन आ जाएगा। खैर, यहाँ पर देखिए, यूएसए की जो विचारधारा थी वो थी भैया पूंजीवादी। क्या थी, पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर क्या होता है कि सारी जो चीजें होती है उसका कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में चला जाता है। ठीक है, जैसे अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हम लोग वैसे पूंजीवादी विचारधारा फॉलो नहीं करते, हम लोग मिश्रित करते हैं, यानी पूंजीवादी भी फॉलो करते हैं और समाजवादी भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर पूंजीवादी का अगर एग्जांपल दूं, तो आप सिम कंपनियों को देखेंगे। ठीक है, सिम कंपनियां जो है हमारी, जैसे आपका वीआई हो गया, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, उसके बाद एयरटेल हो गया, एयरटेल करके, उसके बाद जियो हो गया, ये सारी कंपनियां आपको क्या देखने को मिलेगी, प्राइवेट देखने। ठीक है, और ये प्राइवेट है क्योंकि भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पूंजीवाद का प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अमेरिका पूंजीवाद को फॉलो करता था। वो कहता था कि भैया सरकार के हाथ में ज्यादातर चीजें मत रखो, ज्यादातर चीजें जो है सो कि यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर है, प्राइवेट जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनके हाथों में कंट्रोल दो ज्यादातर। अगर उनके हाथों में कंट्रोल होगा तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और पूंजीवाद में क्या होता है, जैसे हम लोग फैक्ट्री में मतलब मजदूर वगैरह जो काम करने जाते हैं, उनका एक लिमिट लगाया जाता है कि भैया 8 घंटे इनसे आप काम करवा सकते हो। ठीक है, 8 घंटे से ज्यादा अगर 12 घंटे 14 घंटे आपको काम करवाना है इस तरह से, तो क्या होगा भैया, उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ये लिमिट कौन लगाता है, ये गवर्नमेंट लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप कर दिया, लेकिन पूंजीवाद में क्या होगा, यहाँ पर मजदूर गया, उससे 8 घंटे भी काम करवाया जा सकता है, 12 घंटे भी, 14 घंटे भी, वहां पर गवर्नमेंट का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो सारा कंट्रोल है किसके हाथ में है, वो पूंजीपतियों के हाथ में है, अमीर अमीर लोगों के हाथ में हो। ठीक है, क्लियर। लेकिन ये हो गया आपका यूएसए के बारे में, यानी कि अमेरिका के बारे में। अब आते हैं यूएसएसआर के बारे में, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए सोवियत संघ के बारे में क्या समझिए यहाँ पर, वो ये समझिए भैया कि सोवियत संघ कौन सी विचारधारा को फॉलो करता था, वो करता था समाजवादी को। किसको, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी विचारधारा जो होती है उसमें क्या होता है,
पूरे समाज के कल्याण की बात की जाती है, ठीक है, कल्याण की बात की जाती है कि किस तरह से पूरे समाज का कल्याण होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप ना के बराबर हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं ये देखने को मिलता है, यानी कि जो फैक्ट्री होगा पूरे देश में, ठीक है, वो फैक्ट्री किसके कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, ठीक है। जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बनाएगा, उसमें जैसे कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बल्कि अगर हम लोग यहाँ पर यूएसए की जो विचारधारा थी पूंजीवादी, उसमें देखेंगे ना, तो सरकार अगर आज भी अमेरिका में कोई कानून बनता है ना, आज भी पूंजीवाद पे ही चलता है अमेरिका, तो आज भी कोई कानून बनता है ना, तो सबसे पहले जो बड़े बड़े पैसे वाला आदमी है ना, उनसे पूछा जाता है कि हे मालिक जी बना दे का, बताइए नहीं, पॉलिसी हम लोग सोच रहे हैं, बाइडेन जी बोलते हैं ना कि पॉलिसी हम लोग सोच रहे हैं, बना दे क्या। तो बड़े बड़े अमीर अमीर आदमी, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े आदमी अगर उनको बोलेंगे ना कि हाँ पॉलिसी बनाइए, तब जाके वो बनाएंगे, ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन जो यूएसएसआर की विचारधारा को फॉलो करते हैं, या यूएसएसआर जो उस टाइम पे अपनी विचारधारा फॉलो करता था समाजवादी, उसमें वो सरकार ने जो सोचा वही होगा वहां पर, ठीक है। वहां पर जनता को पूरा एकदम ना कह सकते हैं कि न्यूनतम चीजें दी जाती है। एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो एक किसी प्राइवेट आदमी का नहीं हो सकता है, जबकि पूंजीवाद में क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है वो किसी एक आदमी का है, लेकिन यहाँ पर सरकार पूरा का पूरा सब चीज कंट्रोल करता है। अगर एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है ना, तो उसको कई भागों में बांट देंगे और कई सारे लोगों को दे देंगे कि ये लीजिए जमीन का टुकड़ा, इस पर खेती कीजिए और अपना जीवन का गुजर बसर कीजिए, ठीक है, इस तरह से बांट देंगे। तो यूएसएसआर जो है सो कि यानी कि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता था, इसमें सारी कंट्रोल जो था किसके हाथ में था, वो था भैया गवर्नमेंट के हाथों में। गवर्नमेंट सारा फैक्ट्री वगैरह का, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का जो कंट्रोल होता था ना, वो गवर्नमेंट का होता था। कौन सी पॉलिसी बनेगी, क्या चीज हम लोग बेचेंगे, क्या चीज खरीदेंगे दूसरे देशों से, या क्या पॉलिसी क्या नहीं बनेगा, सारा चीज कौन कंट्रोल करता था, तो वो यहाँ पर सरकार कंट्रोल करता था। किस विचारधारा के अंदर, समाजवादी विचारधारा के अंदर। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे समझ, अब यहाँ पर बर्लिन की जो दीवार है इसके बारे में समझ, ठीक है। जैसे हम लोग घर बनाने के लिए दीवार खड़ी करते हैं ना, तो उस प्रकार से बर्लिन की एक दीवार थी जो दो विचारधाराओं को बांटती थी। कौन कौन सी विचारधारा, मैंने अभी आपको समझाया, एक तो थी समाजवादी और एक तो थी भैया पूंजीवादी। ये दो विचारधाराओं को बांटने वाला जो यहाँ पर हमारा दीवार था, वो कौन सा था, बर्लिन का दीवार, ठीक है। शीत युद्ध का कह सकते हैं ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल माना जाता था। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ये जो दीवार थी ना, पूंजीवादी दुनिया यानी कि पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया यानी कि समाजवाद, इसको विभाजन यानी कि बांटने का प्रतीक था कि भैया ये दीवार खड़ी है तो यानी कि ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये बटी हुई है एक तरह, ठीक है। और ये एकदम प्रतीक है कि भैया यहाँ पर दो विचारधाराएं एग्जिस्ट करती हैं। 1961 में बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन बनता है बर्लिन की दीवार से, ठीक है। तो 1961 में ये जो दीवार थी, बड़ी सी दीवार, इसको बनाया गया था और 28 वर्षों तक खड़ी रही थी ये दीवार। 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही थी, ठीक है। कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी ये दीवार। इसका तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरह से तस्वीर दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसको गिरा दिया गया, लोगों के द्वारा इसको गिरा दिया गया 9 नवंबर 1989 यानी कि 1989 को जो है कि इसको गिरा दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो आपका बर्लिन का दीवार था ये कितने वर्षों तक खड़ा रहा या कब बनाया गया, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1961 में बनाया गया, 28 सालों तक खड़ा रहा, ठीक है। 150 किलोमीटर लंबा था और 9 नवंबर 1989 को इस तरह से गिरा दिया गया, ठीक है। किसका प्रतीक था ये, पूंजीवादी दुनिया यानी कि पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया यानी कि साम्यवाद के विभाजन का प्रतीक था। तो क्या प्रतीक था, बर्लिन की दीवार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा सोवियत संघ के गठन के बारे में समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन फिर भी ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो देश है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना है। उसी प्रकार से 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। जैसे कि हमारा देश 1947 की आजादी के बाद अस्तित्व में आया था, 1947 के बाद हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, तो उसी प्रकार से 1917 का रूसी बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जिसके बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ अस्तित्व में आ गया, एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। सोवियत संघ जो था आपका 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, ठीक है। 15 गणराज्य थे इसके अंदर, जैसे हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कौन कौन से गणराज्य थे हमारे, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया हो गया आपका, और भी बहुत सारे गणराज्य थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 15 गणराज्यों से मिलकर के सोवियत संघ बना था हमारा, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर समझिए सोवियत प्रणाली की विशेषता के बारे में। जैसे कि आपका जो स्मार्टफोन है, जिस स्मार्टफोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने स्मार्टफोन का फीचर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर जी मेरे फोन में तो 4 GB रैम है। ठीक है, 4 GB रैम है सर जी, 64 GB इंटरनल मेमोरी है, और क्या है सर जी, फुल HD डिस्प्ले है मेरे फोन में, अच्छा से अच्छा प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल का मेरा सर जी कैमरा है, जिससे मैं एकदम एकदम हीरो हीरोइन की तरह फोटो ले लेता हूँ सर जी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन का फीचर बता पाएंगे आप मुझे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो सोवियत संघ था, या कह लीजिए सोवियत संघ का जो सिस्टम था ना, उसकी कुछ विशेषताएं थी उस टाइम पे, बहुत अच्छी विशेषताएं भी थी, कुछ खराब विशेषताएं भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसकी अच्छी विशेषताओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भैया सोवियत संघ जो था उसकी अच्छी विशेषताएं क्या क्या थी। तो यहाँ पर देखिए, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित था। मैंने आपको बताया जो सोवियत संघ था वहां पर पूंजीवाद का विरोध किया जाता था। ठीक है, क्योंकि भैया पूंजीवाद तो अमेरिका मानता था, सोवियत संघ मानता था समाजवाद को। तो वो जो सोवियत संघ बना था वो समाजवाद के आदर्शों के ऊपर बन रखा था। ठीक है, आगे देखिए सोवियत संघ के सोवियत प्रणाली के बारे में क्या बता रखा है कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो सोवियत संघ था ना उसमें एक नियोजित, यानी कि इस तरह से अर्थव्यवस्था है कि इस तरह से ग्रोथ वो करेगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का कह लीजिए कंट्रोल था गवर्नमेंट के हाथ। ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट जब चाहे अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाए, जब चाहे थोड़ा मंदा कर दे। ठीक है, यानी कि नियोजित था, पूरी तरह से कंट्रोल था अर्थव्यवस्था के अंदर, किसका? सरकार का। अब सोवियत जो प्रणाली थी उसके अंदर ये भी देखने को मिला, यानी कि सोवियत संघ के अंदर, कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोवियत संघ जो था ना वहां पर एक ही पार्टी था। जैसे भारत में आप देखेंगे बहुत सारी पार्टियां देखने को मिलती है आपको, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन जो सोवियत संघ था वहां पर एक ही पार्टी था। वो कौन सा पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे अभी चाइना में देखेंगे ना, चाइना में एक के वो पार्टी है, जब उस वही पार्टी जो है सो चुनाव लड़ता है और वही पार्टी के अंदर से जीतिए जाता है आदमी। ठीक है, तो उसी प्रकार से सोवियत संघ के अंदर कितना पार्टी था? एक के वो पार्टी था, जो कौन सा पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, वहां पर सोवियत संघ के या कह लीजिए सोवियत प्रणाली की विशेषता के अंदर बताया गया है कि न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को सुनिश्चित थी। ठीक है, न्यूनतम जीवन स्तर क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो सोवियत संघ में ये क्या था ना भैया, जितने भी नागरिक रहते थे ना, सरकार ये इंश्योर करती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि भैया जितने भी मेरे नागरिक है ना उनको इन चीजों की तो दिक्कत ना ही हो, कि भैया वो खाने की दिक्कत ना हो, उनको रहने का दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें जो है सोवियत प्रणाली की विशेषता के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या चीजें हमें देखने को मिली कि बेरोजगारी का ना होना, ये भी देखने को मिला कि भैया वहां बेरोजगारी ना के बराबर थी। ठीक है, तो ये भी सोवियत प्रणाली की विशेषता के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उन्नत संचार प्रणाली, जैसे कि अभी आपको अपने दोस्त से बात करना है, आपका दोस्त कहीं और स्थान पे रहता है, आप किसी और स्थान पे रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हाय भाई कैसा है यार, तो वो मैसेज तुरंत व्हाट्सएप के थ्रू आपके दोस्त के फोन पे जाएगा, आपका दोस्त जो है उस मैसेज का रिप्लाई कर देगा, या आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये आज का टेक्नोलॉजी है भैया, 2023 में आप ऐसे बात कर पा रहे हैं नॉर्मल तरीके से। लेकिन सोचिए ये कौन से टाइम की बात हो रही है? ये 1900 यानी कि 90s की बात हो रही है। सोचिए उस टाइम पे या उससे भी पहले के टाइम पे इतना अच्छा फैसिलिटी उस टाइम पे था, एकदम बढ़िया से बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम था उनका, उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं। मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व होना। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो ओनरशिप थी, चीजों पर जो स्वामित्व था, ठीक है, जैसे फैक्ट्री हो गया, भूमि हो गया, या और भी जो चीजें होती है जिस पर जो है सो कि स्वामित्व होता है, उस पर ज्यादातर जो स्वामित्व था, ओनरशिप था, वो सरकार का था। गवर्नमेंट ज्यादातर चीजों को ओन करती थी। ठीक है, और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती थी, जो भी चीजें वो बनाते थे, जैसे कपड़ा बनाते थे दूसरे देशों को बेचने के लिए, हथियार बनाते थे, तो उन सब पे किसका कंट्रोल हुआ करता था? राज्य का, यानी कि देश का कंट्रोल हुआ करता था। राज्य मतलब देश होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में राज्य को देश जो राज्य बोला जाता है, राज्य का मतलब देश समझा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर कंट्रोल किसका था? वहां पर सरकार का था। सरकार ही डिसाइड करती थी कि भैया ये हथियार हमने बना लिया, ये किस देश को एक्सपोर्ट करेंगे और किस देश को नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं, लाइक करना तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। क्योंकि भैया देखिए जितना ज्यादा वीडियोस पे लाइक आता रहता है उतना ज्यादा मन भी करता है वीडियो बनाने के लिए। हमें लगता है कि चलो बच्चे लाइक करते हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। और ये जो मैंने सोचा है कि सिलेबस वाला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा,
उसका ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो पे जितना ज़्यादा लाइक आएगा उससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा, मोटिवेशन और बढ़ेगा वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, जिससे कि जो आपकी तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, ठीक है। ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ये इनका आप तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है नई वाली उसके अंदर से ये मैंने तस्वीर लिया है, ठीक है। इनके बारे में समझिए। इनका जो जन्म हुआ था वो 1931 को हुआ था, ठीक है। यहाँ 2 मार्च आई थिंक डेट थी, 2 मार्च 1931 को इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे भैया? ये सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1985 से लेकर के 1991 तक ये राष्ट्रपति पद पर थे। और इन्होंने क्या किया था भैया, इनको इतना मतलब हाईलाइट क्यों किया जा रहा है चैप्टर के अंदर, या यहाँ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी एक तरह से सुधारों की। क्योंकि मैंने आपको बताया सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, वो था भैया कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक तरह से ना सोवियत संघ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। सोवियत संघ को जरूरत थी सुधारों की, ठीक है। तो इन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत की थी। ये आज का आपका होमवर्क है। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना क्या होता है और ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन ये क्या होता है, ये क्या आर्थिक सुधार थे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिसका कमेंट जिस भी बच्चे का सबसे पहले आएगा और सबसे सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट यानी कि दिल का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। तो इनको जो है सो कि एक तरह से समझ सकते हैं, बहुत लेजेंडरी बंदे थे वैसे तो, लेकिन इनके ऊपर बाद में बहुत आरोप भी लगे थे, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये क्या हो रहा था, हथियारों की होड़ चल रही थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध के दौरान। तो इन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव जी ने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। इन्होंने बोला कि यार देखो, क्या जरूरत है हथियारों की होड़ लगाना, कोई जरूरत नहीं है। देश के विकास पर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा, उस पर काम करो ना। ऐसे हथियार बना करके आगे निकलने से क्या फायदा, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो इनको जाता है। ये वो व्यक्ति है जिनको शीत युद्ध की समाप्ति का क्रेडिट जाता है। लेकिन सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके आरोप भी लगते हैं। अब आप बोलेंगे अच्छा सर जी, 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, इतना बड़ा था सोवियत संघ, उसका विघटन भी हो गया। विघटन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। तो जो टूटा ना हमारा सोवियत संघ, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसका क्रेडिट जो जाता है ना वो इन्हीं को जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बैंक से पैसे लेकर के कौन भागा है हमारे देश से, तो सबसे पहला नाम किसका आता है, विजय माल्या का आता है। तो उसी तरह से सोवियत संघ जो टूटा ना, तो उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो आरोप लगाने के लिए ना इन्हीं को एक तरह से जो है सो कि वो कहते हैं ना कि बलि का बकरा बनाना, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर जो है सो कि अपमान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के परिदृश्य से, एक टीचर होने के नाते मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके न माने। और यहाँ इनको जो है सो कि एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि ये तो सुधारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बोला गया कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ इनके जिम्मेदार आप हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा जानकारी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी के अंदर से बनेगा और आपको आंसर देना है, ठीक है। ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट करके जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का, ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 गणराज्यों से मिलकर के हमारा बना था क्या, सोवियत संघ, 15 गणराज्यों से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति अर्थात विघटन की घोषणा की कि भैया ये जो सोवियत संघ है अब छोटे छोटे 15 अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना चाहिए। अब इतना वो कोई खास बात इसमें नहीं बचा है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण, अब कोई भी चीज होता है तो उसका कारण तो होता ही है ना। आपको भूख लगता है, भूख क्यों लगता है, क्योंकि हमें भगवान ने पेट दिया है, ठीक है। तो पेट में भूख लगता है तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी भूख लगा है खाना दे दो ना, मम्मी हमें खाना देती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सोवियत संघ जो टूटा या उसका विघटन हुआ तो उसके कई सारे कारण थे। अब कारण क्या थे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए।
तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा न कर पाना। ठीक है, जो सोवियत संघ था ना, वो देखा गया ज्यादातर ना जो पैसा उसके पास आ रहा था दूसरे देशों को अपना सामान बेच करके या इस तरह से, तो वो ज्यादातर ना अमेरिका के साथ ना एक तरह से वो है ना शीत युद्ध के अंदर खर्च कर रहा था कि भैया अमेरिका से आगे निकलूंगा मैं, तो हथियारों के ऊपर, परमाणु इस तरह से बम के ऊपर, इस इन चीजों पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। जो उनके नागरिक थे, उनके सिटीजन्स थे, उनकी जो आकांक्षाएं थे कि भैया हमें एक बेसिक नीड जो सो कि जो हमारी है उसको पूरा करना चाहिए, हम भी दुनिया में आगे बढ़े, हमें भी ये सारा क्रेडिट मिले, तो ये चीजों को वो पूरा ही नहीं कर पा रहा था सोवियत संघ। तो ये कारण आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। और क्या लिख सकते हैं आप कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसा हुआ था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि एक गांव है, आपका गांव का नाम है मान लीजिए कि रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ करके इस गांव का नाम है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस गांव का जो सरपंच है, सरपंच मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, और आप जो है आने वाले 50 सालों तक इस गांव के सरपंच बने हुए रहेंगे, आपको कोई हटा नहीं सकता यहाँ से। ठीक है, तो आप तो मस्त एकदम सरपंच का यानी कि जो मुखिया का एक तरह से कुर्सी है वहां पर जाकर के बैठेंगे। फिर गांव वाले सरपंच जी के पास जाते हैं और नॉर्मली क्या बोलते हैं गांव वाले, इस सरपंच जी देखिए ना, हमारे यहाँ पर चापाकल नहीं गड़ा है, हमारे यहाँ पर नल नहीं है, हमारे यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, आप ये करवा दीजिए ना। तो अगर आपको पता है कि आप आने वाले 50 सालों तक आपको आपके पद से हटाया ही नहीं जा सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे हट ना, मैं नहीं कर रहा तेरी मदद, जो करना है कर ले भाई। क्योंकि आपको अंदर ही अंदर तो पता है, क्योंकि आने वाले 50 सालों तक तो आपको कोई हटा ही नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से सोवियत संघ के अंदर देखा जाए तो वहां पर एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जिस कारण से क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, सरकारी नौकर वगैरह जो थे, ठीक है, सरकारी ऑफिसर वगैरह जो होते हैं ना, इस तरह से अधिकारी वगैरह, वो एकदम जनता के प्रति उनकी जवाबदेही खत्म हो गई। अगर कोई जनता यानी नॉर्मल बंदा सरकारी काम करवाने जाता तो बोलते अरे नहीं कर रहा, जाना, इतने पैसे दे, 5 लाख रुपए लूंगा, करना है बात बनता है तो कर, नहीं तो निकल ले भैया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर एक ही पार्टी का शासन है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि सोवियत प्रणाली के अंदर ये देखा गया, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति पर अंकुश, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ही पार्टी का शासन था और बहुत लंबे समय तक चला था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, जिससे कि क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन यानी कि टूटने के कारणों के अंदर। और क्या लिख सकते हैं आप, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। अमेरिका जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रोड, ठीक है, हाईवे बनाना, इस तरह से बंदरगाह बनाना, अलग अलग पोर्ट्स बनाना, ठीक है, हवाई जहाज उतारने के लिए जो एयरपोर्ट होता है वो बनाना, इस तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, वो उस पे अमेरिका ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। यानी कि पश्चिम के जो देश थे इस तरह से वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो आपका सोवियत संघ था, जो समाजवादी अवधारणा को मानता था, वो इन चीजों पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था। वो किस पे ज्यादातर अपना पैसा खर्च कर रहा था, तो परमाणु हथियारों के ऊपर। जिससे कि क्या हो रहा था कि वो अपनी जनता के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहा था। जिससे कि क्या हुआ, उनका जो टेक्नोलॉजी था धीरे धीरे पीछे होता गया, उनका जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। तो एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के अंदर। अब सोवियत संघ में ये देखने को मिला कि 15 गणराज्यों से मिलकर के तो ये बना था, लेकिन रूस का ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा था यहाँ। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो सोवियत संघ का विघटन जब हुआ 1991 के अंदर, 25 दिसंबर 1991 के अंदर, उसके बाद जो उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी कैसे, जैसे एक राजा होता है तो उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता है। यानी कि राजा की जो संपत्ति है, राजा का जो खजाना है, राजा जो जिस राज्य पे राज करता है, तो वो सारा चीज अपने बेटे को दे करके चला जाता है जब राजा की मृत्यु होती है। ठीक है, यानी कि उस राजा का उत्तराधिकारी कौन बना, उसका बेटा बना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ओनली। तो उसी प्रकार से जब सोवियत संघ हमारा टूटा तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना। यानी कि सोवियत संघ के जितने भी परमाणु हथियार थे किसको मिल गए, रूस को मिल गए। जितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह, जितनी ज्यादातर जो चीजें थी वो किसको मिल गया, रूस को मिल गया। और उस टाइम पे भी रूस का बहुत ज्यादा दबदबा था, जिससे कि क्या हो रहा था कि और जो गणराज्य थे, यानी कि 14 और गणराज्य इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे कि भैया हम भी तो आपके पार्ट हैं, हम पे भी उतना ध्यान दो ना, खाली रूस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो आप। तो एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ और चीजें भी आप लिख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के अंदर, जैसे गोर्बाचेव द्वारा जो सुधार किए गए थे उसका विरोध होना, एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था गतिरोध व
उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना, जो उनकी इकोनॉमी थी ना भैया उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था, ठीक है, एकदम रुक सी गई थी। जैसे अभी करंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो आपका जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी में आप देखोगे तो वहां पर रिसेशन आ चुका है। रिसेशन का मतलब लगातार 3 से 6 महीने के अंदर अगर आपका जो जीडीपी है वो ग्रोथ नहीं करता है, वो माइनस में जाता रहता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता रहता है, तो वहां पर बोल दिया जाता है कि भैया इस देश की जो इकोनॉमी है या ये जो देश है वो रिसेशन में जा चुका है, ठीक है, मंदी की ओर जा चुका है। तो उसी प्रकार से सोवियत संघ जो था ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से मंदी की ओर चली गई थी, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। और जिसके कारण देखिए जब देश में मंदी आ जाता है ना, रिसेशन आ जाता है, जब आपका जीडीपी ही ग्रो नहीं करेगा, माइनस में जाएगा ना, तो देश में बहुत तरह का समस्या आने लग जाता है, ठीक है। और बहुत तरह का समस्या आने लग गया जिसमें एक आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उपभोक्ता वस्तुएं होती है, जो कस्टमर को मिलने वाली चीजें होती है, आम जनता को मिलने वाली चीजें, जैसे कि आप कह सकते हैं नॉर्मल आपका खाना हो गया, रोजमर्रा का यूज में होने वाला चीज हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो इन चीजों की कमी पड़ने लग गई, ठीक है। तो जब इकोनॉमी का डाउनफॉल आ गया और लोगों को सामान ही नहीं मिलने लग गया, तो एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार देखना। आप देखिए सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों से मिलकर के बना, ठीक है। अब जब इतना सारा परेशानी चल रहा था तो सभी देश सोच रहे थे अरे यार हमारा काश अपना अलग देश होता ना यार, तो हम बहुत ग्रोथ करते, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना अलग अलग जगहों पर अलग अलग गणराज्यों के अंदर आने लग गई, जो एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का, ठीक है। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, आपको मैंने बताया वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था, तो जो वहां सोवियत प्रणाली जो थी यानी पूरा का पूरा सोवियत संघ का जो सिस्टम चलता था ना वो एक ही पार्टी के हाथ में था, ठीक है। तो ये सत्तावादी होना इस तरह से कह सकते हैं, ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही ना होना एक बहुत ज्यादा मेन कारण बना सोवियत संघ के विघटन का, क्योंकि उनको पता है भैया हमारे यहाँ पे तो एक ही पार्टी है, ये है सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई दूसरा पार्टी आ ही नहीं सकता है, तो यार जनता को हम जवाब क्यों देंगे, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, हम ही यहाँ के राजा हैं, ठीक है। तो इस तरह की मेंटेलिटी के साथ सोवियत संघ का विघटन हो गया और यहाँ पर सोवियत संघ 15 नए देशों के अंदर टूट गया, ठीक है। 15 नए नए देश निकल करके सामने आए हमारे। अब यहाँ पर देखिए वही चीज यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर टॉपिक क्या है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। क्वेश्चन भी बन जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए 6 नंबर में, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कुछ उसके परिणाम हमें देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देंगे या अभी तक आपने क्लास 11 तक जो एग्जाम दिए होंगे तो उसका आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिला होगा जो आपने एग्जाम्स दिए थे। तो जब हमारा सोवियत संघ टूटा तो उसके भी कई सारे परिणाम देखने को मिले। क्या क्या परिणाम देखने को मिले, शीत युद्ध जो चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में वो समाप्त हो गया, एक ये चीज हमें देखने को मिला। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय देखने को मिला। जो हमारा पूरा का पूरा दुनिया था दो ध्रुवीय हो गया था ना, यानी कि दो महाशक्तियां हमें देखने को मिल रही थी, एक तो यूएस था और दूसरा हमारा क्या था, यूएसएसआर जो था सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ टूट गया तो एक ही ध्रुव हो गए ना, यानी कि एक ही महाशक्ति देखने को मिलेगा, तो दो ध्रुवीय विश्व टूट गया ना यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि जो दो ध्रुव हमारा चल रहा था, दो शक्तिशाली जो पावरफुल कह सकते हैं इस तरह से थे, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ तो टूट गया भैया 15 अलग अलग गणराज्यों के अंदर, तो अब हमारा कौन सा बच गया, अमेरिका बच गया, ठीक है। तो अब केवल हमें अमेरिकी वर्चस्व का उदय देखने को मिला। हथियारों की होड़ जो थी समाप्त हो गई, जाहिर सी बात है सोवियत संघ हट गया तो हथियारों की होड़ खत्म हो गई। सोवियत संघ का अंत हुआ तो 15 नए देश निकल करके आए, 15 गणराज्यों से मिलकर के तो बना ही था, 15 अलग अलग देश बन गए। अब वो रूस जो था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, मैंने आपको पहले भी बताया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तन हो गए, ठीक है, यानी कि शक्ति संबंधित अगर चीजें देखें तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि जो पूरी दुनिया में पावर जो था दो देशों के पास था, एक तरह से कह सकते हैं, या दो शक्तिशाली इस तरह से उनके पास था, एक तो था अमेरिका और एक तो था आपका सोवियत संघ। अब सोवियत संघ तो टूट गया तो किसके पास शक्ति देखने को मिला, अमेरिका के पास, ठीक है। विश्व राजनीति की बात हो रही है। आगे देखिए समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह देखने को मिला कि भैया जो सोवियत संघ जो विचारधारा फॉलो करता था क्या वो सही था, अगर सही था तो उसका विघटन कैसे हो गया, वो 15 अलग अलग देशों में क्यों टूट गया, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट शुरू हो गई कि यार क्या ये सही है कि क्या गलत है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखिए पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व देखने को मिला।
पूंजीवादी व्यवस्था वही जो अमेरिका फॉलो करता था और उदारवाद। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा दबदबा देखने को मिला। पूरी दुनिया ने देखा, अरे अमेरिका तो आज भी महाशक्ति है, चलो अमेरिका जैसा बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा जो है सो कि यहाँ पर वर्चस्व, एक तरह से दबदबा देखने को मिला पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं शॉक थेरेपी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा। पिछले 10 साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे ना, तो कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम देखने को मिले, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी को समझने से पहले ये समझिए शॉक क्या होता है। देखिए, जैसे होता है ना कि किसी को करंट लग गया, करंट मतलब और इसको तो शॉक लग गया यार, इस तरह से हिलने लग जाता है ना, शॉक लग गया, करंट लग गया भाई मेरे को तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर स्टोरी को समझिए, ये जो लिखा हुआ है इसको अभी मत देखिए, मेरी बातों को समझिए ध्यान से, ठीक है। जब 1991 में यानी 1991 के अंदर सोवियत संघ 15 नए देशों के अंदर टूटा, तो क्या हुआ भैया, यहाँ पर अब देश को चलाने के लिए तो भैया चाहिए पैसा। तो ये 15 देश किसके पास गए, क्योंकि इनके पास तो पैसा था नहीं, ये चले गए WB यानी वर्ल्ड बैंक के पास और IMF के पास। पूरी दुनिया में अगर किसी देश को इस तरह से पैसा चाहिए होता है तो इनके पास ही जाता है। जैसे अगर आपको लोन वगैरह चाहिए होगा तो आप जाएंगे HDFC बैंक के पास, SBI बैंक के पास, इन बैंकों के पास जाएंगे, बोलेंगे सर हमें लोन दे दीजिए, हमें अपना बिजनेस करना है, हमें पढ़ाई के लिए लोन चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश को पैसे की जरूरत होती है तो वो इन जो है सो कि संगठनों के सामने जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, यहाँ में IMP लिख दिया, माफी चाहूंगा, IMF हो गया, ठीक है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनके पास जाता है, ठीक है। तो ये 15 जो नए देश बने थे ये भी इनके पास गए, बोले कि सर जी पैसा दे दीजिए ना, नए नए तो अभी आजादे हुए हैं, एक तरह से मान लीजिए नए नए तो हमारा देश से बना है सोवियत संघ से विघटित होकर यानी टूट के, तो हमें अपना देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो अब इनके अंदर दबदबा चलता है अमेरिका का यानी कि US का। अब ये जो थे वर्ल्ड बैंक और IMF वाले, ये अमेरिका के पास जाते हैं, अमेरिका से ये बोलते हैं देखिए ना अमेरिका जी, ये सब पैसा मांगने आए हैं, क्या करे, पैसा दे दे। तो अमेरिका बोला देखो पैसा तो तुम दे दो, लेकिन इनको एक बात बोलो, देखो पैसा आपको दे रहा हूँ आपका देश चलाने के लिए, जो आपका मॉडल है, आप पहले साम्यवाद यानी समाजवाद को मानते थे, जो सोवियत संघ की विचारधारा थी, उसको छोड़िए और अपना जो विचारधारा है वो पूंजीवाद की ओर जो है कि परिवर्तित कर दीजिए। अपना पूरा जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, पूंजीवाद की ओर आइए। अब देखिए मरता क्या ना करता। तो यहाँ पर जो 15 नए देश बने थे वो बोले कि चलिए भैया आपका बात मानते हैं, अब देखिए देश का जनता और देश को तो आगे बढ़ाना ही है, चलिए हम लोग पूंजीवाद की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका हो गया शॉक थेरेपी, यानी कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना। अर्थात अमेरिका ने सोवियत संघ के नए विघटित देशों के साथ जिस प्रकार से किया कि एक हाथ से तो भैया थप्पड़ मार दिए और दूसरा हाथ से मलहम लगा रहे हैं, कि एक हाथ से पैसा दे रहे हैं और दूसरा हाथ से बोल रहे हैं कि अपना पूरा मॉडल चेंज करो। तो ये था आपका शॉक थेरेपी। अब इसके अंदर किताबी लैंग्वेज में देखिए कुछ और बातें लिख रखा है कि साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जैसे कि परिवर्तित मॉडल को अपनाने को कहा गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF था और विश्व बैंक यानी कि WB जो था, वर्ल्ड बैंक जो था, इन्होंने बोला कि भैया अपना मॉडल चेंज करो यार, आप किसकी ओर जाओ, पूंजीवाद की ओर जाओ। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है शॉक थेरेपी क्या है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं भी हमें देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिला कि मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व देखने को मिला। समाजवाद की विशेषताओं के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मिल्कियत होता है, मिल्कियत मतलब ओनरशिप जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, बड़ा सा फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री का मालिक कौन होगा समाजवाद में, वो गवर्नमेंट होगी। कौन होगा, गवर्नमेंट होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पूंजीवाद की, तो पूंजीवाद के अंदर ये जो बड़ा सा फैक्ट्री है इसका मालिक कौन होगा, ये होगा भैया कोई प्राइवेट बंदा या प्राइवेट कंपनी, इस तरह से, ठीक है। तो शॉक थेरेपी की विशेषताओं में आप लिखेंगे कि मिल्कियत जो थी उसका प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व हमें देखने को मिला। राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया, सामूहिक फार्म की जगह हमें निजी फार्म वगैरह देखने को मिले, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना पड़ा उनको, यानी कि फ्री ट्रेड, यानी कि कम से कम टैक्स लगा करके एक देश दूसरे देश से व्यापार करो, ठीक है, ट्रेड करो, इस तरह से ये सारा हमें यहाँ पर सिस्टम देखने को मिला।
मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता देखने को मिली, यानी कि भैया मेरा ये करेंसी है, जैसे मान लीजिए इंडिया का करेंसी है रुपया, ठीक है, तो मेरा रुपया है और आपके पास मान लीजिए डॉलर है, तो आप मुझे डॉलर दे दीजिए, मैं अपना रुपया दे दूंगा। तो इस तरह से जो हमारा करेंसी एक्सचेंज हो रहा है ना, मान लीजिए कि हमें अमेरिका से व्यापार करना होता है, तो हम क्या करते हैं भैया, अमेरिका का पैसा ले लेते हैं और उनसे व्यापार कर लेते हैं, अब अमेरिका का पैसा हम कहीं और चला देते हैं। तो इस तरह से जो करेंसी है वो घूमती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता देखने को मिली जब सारे देश आपस में ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो ठीक है। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव देखने को मिला जब ये सारे देश जो थे 15 जो नए गणराज्य बने थे, इस तरह से नए नए देश बने थे, जब ये मॉडल ही इस तरह से अपना लिए जो पूंजीवादी मॉडल था, तो क्या हुआ, पश्चिम देश का तो वही ऑलरेडी मॉडल था, तो इन सब देशों के बीच में मेल जोल बढ़ने लग गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से इनको जुड़ाव काफी जुड़ से गए, एक तरह से ज्वाइंट से हो गए, ठीक है। अब जैसे दो आदमी मीठा बोलते हैं तो दोनों आदमी साथ रहना चाहेंगे, दो आदमी कड़वा बोलते हैं तो कड़वे आदमी साथ रहना चाहेंगे, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखने को मिलता है। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भैया पूंजीवाद अपना लो, यानी कि पूंजीवाद से अलग मत चल जाइए भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाओगे तने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें शॉक थेरेपी की विशेषता के अंदर देखने को मिला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। यहाँ पर शॉक थेरेपी जो था उसके परिणाम क्या देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो शॉक थेरेपी हुआ भैया उसका कुछ रिजल्ट भी तो आएगा ना यहाँ पर। तो शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, रूस का औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा गया बिल्कुल एकदम, क्योंकि भैया एकदम से चेंज किए ना वो लोग, एकदम से उनका जो मॉडल था पूरा साम्यवादी मॉडल था, और एकदम में से बोला गया कि भैया पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लीजिए। तो जब आप एकदम में से चेंज करेंगे ना भैया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए कि आप रोज जो है सो कि वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अब आप रोज जब वर्कआउट करेंगे, मान लीजिए आने वाले 10 सालों तक आपने डेली वर्कआउट किया, कभी भी मिस नहीं किया, एकदम से क्या करेंगे कि आप 30 दिनों तक वर्कआउट छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करना, इस तरह से एक्सरसाइज करना या जिम जाना छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं 10 सालों तक छोड़ देते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से इतने सालों से जो उनका सिस्टम चला आ रहा था, एकदम में से सिस्टम चेंज कर दिया तो बहुत दिक्कत हो गया, ठीक है। उनका जो औद्योगिक ढांचा था ना, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था उनका पूरा चरमरा आ गया बिल्कुल एकदम, ठीक है। आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे, उनकी जो इकोनॉमी थी ना बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लग गई, ठीक है। रूसी मुद्रा रूबल में हमें गिरावट देखने को मिली। देखिए हर जो करेंसी होता है उसका एक वैल्यू होता है, जैसे हमारा जो इंडियन रुपीस है, जैसे $1 अगर मैं लाऊंगा अमेरिका का, एक यूएस डॉलर जो लाऊंगा यूएसडी, तो उससे हमारे देश का 82 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा, 82 रुपये समथिंग पैसे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो रूस की मुद्रा थी, मुद्रा मतलब उनका जो करेंसी था, उनका जो पैसा था, रूबल, रूबल नाम था उसका, ठीक है, उसके अंदर गिरावट देखने को मिला। जब एक देश का अर्थव्यवस्था कमजोर होता रहता है ना, तो उस देश का जो पैसा होता है ना वो भी एकदम कमजोर होता रहता है। मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था भगवान ना करे आगे चल के कमजोर हो जाएगी ना, तो अभी $1, एक अमेरिकी डॉलर में आपको 82 रुपए मिल रहा है ना, आगे चल के आपको 100 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा कमजोर रहेगी, उस देश का जो पैसा होता है वो उतना ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। तो रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट देखने को मिला, ठीक है। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, जो समाज का कल्याण का जो पूरा एकदम सिस्टम बन रखा था ना वो बिल्कुल खत्म सा हो गया। मध्यम वर्ग जो होता है उसको समाज की परिधि में धकेल दिया गया, ठीक है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनको और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों या कंपनियों को कम दाम यानी कि औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिससे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। जब इकोनॉमी इतने ज्यादा डाउनफॉल पे हो, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया हो, तो इससे क्या होता है, उनका उद्योगों का तो कोई मतलब बनता नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, 90% उद्योगों को क्या हुआ, निजी यानी प्राइवेट हाथों में औने पौने दामों बेच दिया गया, क्योंकि भैया एकदम से मॉडल चेंज हुआ था। पहले समाजवादी मॉडल को अपनाते थे, अब पूंजीवादी पे आ गए, प्राइवेट वाले पे ज्यादा आ गए, तो उनका पूरा का पूरा एकदम अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गया, जिससे कि उनको मजबूरी में आकर के अपने उद्योग, जो उनका फैक्ट्री था, इंडस्ट्रीज था, उनको बेचना पड़ा औने पौने दामों पे। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर सब्जी है वो सड़ने वाली है, तो जो सब्जी बेचने वाला है वो क्या करता है,
ले जाइए, 50 रुपए किलो मिल रहा है तो आपको मैं दे दूंगा 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो दे दूंगा। तो एकदम बाजार में लूट मच जाता है कि अरे 2 रुपए किलो मिल रहा है सब्जी, जल्दी लूट लो यार, जल्दी लूट लो। तो उसी प्रकार से इनके जो उद्योग थे एकदम मंडी के भाव में एकदम औने पौने दाम पे बेच दिए गए। और ये जो बिका ना इनका उद्योग, 90% उद्योग, ये इतना एकदम औने पौने दामों पे, इसको ही गराज सेल का नाम दिया गया। ठीक है, इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। आगे चलते हैं। अब कुछ और बातें हमें देखने को मिली, जैसे कि आर्थिक विषमता बढ़ गई, लोगों के बीच में जो पैसे से संबंधित विषमता थी, जैसे अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया। जो पुराना सिस्टम चल रहा था ना, उसको बिल्कुल एकदम एकदम लाइन वाइज बिल्कुल खत्म कर दिया गया। हटा पुराना सिस्टम, नया सिस्टम लाएंगे, इसको अमेरिका बनाएंगे। और अमेरिका कहाँ बनेगा भैया, वो सारे देश तो ऐसे तबाह होने की कगार पे आ गए। खाद्यान्न संकट आ गया भैया, जब इकोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं है, इकोनॉमी में डाउनफॉल, अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, तो खाद्यान्न का संकट तो आएगा ही। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए ना, श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बादे हो गया था, हो ही गया बिल्कुल बर्बाद वहां पे। तो एक एक गैस सिलेंडर के लिए ना 10-10, 20-20 घंटे, 2-2 दिन लाइन में लग करके वो लोग अपना गैस भरवा रहे थे। खाने के लिए खाना नहीं था उनके पास, तब भारत ने, हमने उनको मदद किया। ठीक है, तभी तो आज वो हमारा नाम लेते हैं ना। तो उसी प्रकार से जिस देश की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल की ओर जाएगी, उस देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने लग जाती है। वैसे ही यहाँ पर समस्या आने लग गई, खाद्यान्न संकट आने लग गया, यानी खाने के लिए त्राही त्राही मच गया। माफिया वर्ग का उदय हो गया। माफिया वर्ग, जाहिर सी बात है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल की होगी, लोगों के पास खाने को खाना नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, खाना छीनेंगे, पैसा छीनेंगे, जिससे कि वो अपनी जो आधारभूत चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उस चीज को पूरा कर सके। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण न होने के कारण जैसे कि कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन देखने को मिला। ठीक है, यानी कि वहां पर जो लोकतंत्र था ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया। वहां का जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां देखने को मिली और सत्तावादी राष्ट्रपति शासन देखने को मिला। आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो पुतिन जी जो है ना, रूस के इस तरह से प्रेसिडेंट है, तो वो क्या बोलते हैं, 2030 तक तो मैं ही राष्ट्रपति हूँ। ठीक है, और जब भाई मेरे को पॉलिटिकल साइंस ना थोड़ा सा समझ में आने लग गया था ना, तब से मैं देख रहा हूँ ना कि पुतिन जी ना रशिया के जैसे कि प्रेसिडेंट है, और अभी सोचिए 2030 तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वहां का जो लोकतांत्रिक जो पूरा का पूरा सिस्टम था ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो बिल्कुल कमजोर हो गया। ठीक है, संसद जो था वहां का पार्लियामेंट इस तरह से कमजोर हो गया, और वहां पर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ज्यादा वैल्यू, ज्यादा पावर मिलने लग गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिला, सत्तावादी राष्ट्रपति शासन देखने को मिला। ठीक है, पुतिन जी का एग्जाम्पल जो है मैंने आपको ऐसे ही दे दिया ताकि आपको समझ में आ सके। आई होप कि आपको यहाँ पर शॉक थेरेपी जो था वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यही था बच्चों आज का ये वीडियो, और ये जो वीडियो था ये पार्ट 1 वाला वीडियो था, जिसके अंदर काफी सारी चीजें मैंने कवर करने का प्रयास किया, और भी बहुत सारी चीजें रह रही है इस चैप्टर के अंदर, जिसको मैं पार्ट 2 के अंदर कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा ये जो पार्ट 2 लाऊं, इसके अंदर ही सारी चीजें कवर कर दूं। अगर फिर भी रह जाता है तो पार्ट 3 ले आ दूंगा, जिसके अंदर आपको मैं चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के आऊं, तो इस पहले वाले पार्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। जैसे अभी इसका पार्ट 2 और हो सके तो पार्ट 3 वाला वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो बस बिल्कुल जुड़ गए हमसे। जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर जाएगा, जैसे कि आप वीडियोस को देखेंगे और आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।